हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। ठीक है, दो ये टर्म है, इसमें भी फिर मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इनकी भी बात कर लेंगे। डाइल्यूशन से इन पे क्या इम्पैक्ट होता है, तो वन बाय वन हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस दैट इज कैपिटल सी विद डाइल्यूशन। ठीक है, कंडक्टेंस टर्म अलग है और कंडक्टिविटी टर्म अलग है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो कंडक्टेंस इन जनरल कितने कोई भी आयंस जो इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट है, कितने आयंस की कंडक्टेंस कितना इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने में इजीली हेल्प कर पा रहे, तो उस सॉल्यूशन की उस इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस कहलाती है। और कंडक्टिविटी मतलब उस यूनिट मैं बोल सकता हूँ क्वांटिटी, हमें जिसमें हमने जिसको डिफाइन करा था 1 ml क्वांटिटी के अंदर कितने नंबर ऑफ आयंस है, वो कितना करंट फ्लो करा रहे, उसको हमने बोला था कंडक्टिविटी। तो यहाँ पहले हम बात कर रहे हैं कंडक्टेंस कैपिटल सी की। तो अब इसको देखिएगा, पहली लाइन ये लिखी सबसे इंपॉर्टेंट कि हमें पता है इलेक्ट्रोलाइट इन जनरल हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इक्विलिब्रियम में भी हम पढ़ते हैं और बेसिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट जनरली दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रांग और एक वीक। तो अब इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग है या वीक है, उस पर डिपेंड करेगा कि उसकी कंडक्टेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। बट यहाँ पहली लाइन मैंने यही लिखी है कि कंडक्टेंस ऑफ बोथ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। तो सबसे बेसिक डिफरेंस क्या होता है वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया 100 मोल्स लिए उसके, तो वो 100 के 100 मोल पानी के अंदर जाने के बाद आयोनाइज हो जाएंगे, कैटायन और एनायन अलग हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है 100% आयोनाइज्ड होता है, उसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है अल्फा होता है, वो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वो 100% कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है। ठीक है, कंप्लीटली 100% आयोनाइज नहीं होता है, उसका जो अल्फा होता है वो ऑलवेज लेस देन 1 होता है और बहुत ठीक है 50%, 60%, 30-40% भी हो सकता है। तो बेसिक डिफरेंस तो क्या है, स्ट्रॉन्ग में सारे आयंस आयोनाइज्ड होते हैं 100%, जबकि वीक के अंदर सारे आयंस आयोनाइज्ड नहीं होते। बट इसमें ये लिखा है कि भले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों ही सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस है कैपिटल सी है, वो डाइल्यूशन करने पे क्या होता है, बढ़ता ही बढ़ता है, इंक्रीज होता है। अब समझने वाली बात है कि दोनों में कैसे बढ़ रहा है, तो बढ़ता तो दोनों में, ये लाइन तो मैंने पहले बता दी, लेकिन दोनों में बढ़ने का रीजन अलग अलग है, ये आपको समझना है। ठीक है, दोनों में इंक्रीज कंडक्टेंस दोनों का बढ़ जाता है डाइल्यूशन पे, उसका रीजन अलग अलग है। क्या है तो इसको देखते हैं। तो पहले मैंने लिखा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जो कि 100% आयोनाइज नहीं होता है, या मैं बोल सकता हूं जिसमें अल्फा लेस देन 1 होता है। तो देखिएगा यहां पे किस तरीके से लिखा है, मैंने लिखा है यहां पे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डाइल्यूशन करने का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 लीटर पानी था, उसमें मैंने 100 मोल कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड डाल दिया। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो क्या होता है, वीक एसिड होते हैं, तो वो भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। तो एसिटिक एसिड डाला मैंने 100 मोल, तो 100 के 100 मोल्स आयोनाइज तो होते नहीं, फॉर एग्जांपल 50 और होंगे, 60 और होंगे। डाइल्यूशन करने का मतलब क्या है कि अब 1 लीटर में जो मैंने 100 मोल डाले, उसमें बस डाइल्यूशन का मतलब क्या, एडिशन ऑफ वाटर, बस उसमें मैं पानी ऐड कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। यानी जो हमारे पास एक तरीके से मान लो इलेक्ट्रोलाइट जो है हमारा एसिटिक एसिड है, वो सॉल्यूट है, और जो मेरे पास 1 लीटर पानी था वो मेरा क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं आप कि इनिशियली मेरे पास क्या था, ये जो कंटेनर था, है ना, ये जो कंटेनर था, इस कंटेनर के अंदर क्या है, पानी डाल रखा है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये पानी डाल रखा है। ठीक है, तो इसमें मैंने बोला अभी है मेरे पास 1 लीटर H2O, सिर्फ पानी। इसके अंदर मैंने क्या करा, एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट डाला, तो यहां पर वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड डाल दिया। ठीक है, ये किसको बता रहा है, CH3COOH, ये कैसा है, वीक एसिड है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट भी होगा। तो इसके मान लिए मैंने क्या मान ली, ये है 100 मोल्स मैंने इसमें ऐड करे अभी इनिशियली। अब उसके बाद मैंने क्या करा, थोड़ी देर बाद क्या करा, इस 1 लीटर पानी से कुछ ज्यादा पानी डाल दिया, 2 लीटर 5 लीटर 10, जितना पानी, मतलब डाइल्यूशन का मतलब है कि जो भी आपका सॉल्यूट, मेरे पास एसिटिक एसिड है, सॉल्वेंट वाटर है, इस सॉल्यूशन के अंदर मैंने सिर्फ पानी को ऐड करना है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, डाइल्यूशन। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, फॉर एग्जाम्पल 9 लीटर H2 ऐड कर दिया, यानी 9 लीटर H2 ऐड करते ही अब जो ये सॉल्यूशन होगा, ठीक है, अब ये जो यहाँ पर H2 होगा, ठीक है,
अब जो H2 होगा वो H2 हो गया 10 लीटर, ठीक है, 10 लीटर H2 हो गया इसमें। लेकिन क्या एसिटिक एसिड के जो नंबर है उसमें कोई डिफरेंस आया क्या? पहले भी ये 100 थे मोल, अभी भी क्या रहेगा, ये 100 मोल रहेगा, किसके? एसिटिक एसिड के, ठीक है, पहले भी 100 थे अभी भी 100 है, बस बढ़ा क्या, यहाँ पे पानी बढ़ गया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन। अब क्या हो रहा है डाइल्यूशन बढ़ने से? तो डाइल्यूशन बढ़ने से अल्टीमेटली यहाँ पर एक चीज हो रही है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है सॉल्यूशन का, ठीक है। तो मैंने बोला डाइल्यूशन करने का मतलब क्या है? डाइल्यूशन का मतलब है वॉल्यूम बढ़ना, ठीक है। इंक्रीजेस की मैं सिंबल ये यूज कर रहा हूँ, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, लैंग्वेज में लिखे, मैंने इसी तरीके से लिखा समझाने के लिए। डाइल्यूशन करने का मतलब है वॉल्यूम बढ़ना, वही समझे अभी अपने। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब है कंसंट्रेशन कम होना। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या हो गया? कंसंट्रेशन कम होना। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन, जनरली कंसंट्रेशन की, चलो मोल और कुछ नहीं तो मोलैरिटी ले लो। मोलैरिटी भी क्या है? कंसंट्रेशन टर्म है। तो मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है ना मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही तो क्या? कंसंट्रेशन ही तो है। तो मैं कह रहा हूं कि वॉल्यूम अगर सॉरी, यहां पर क्या हो रहा है? वॉल्यूम बढ़ने से कंसंट्रेशन कम हो जा रही। क्यों? क्योंकि जैसे डिनोमिनेटर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा। यहां पर क्या है? वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो फिक्स है, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी मोलैरिटी कम होने का मतलब, मोलैरिटी तो क्या है? कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। तो वही लिखा मैंने, मोलैरिटी लिखी, कंसंट्रेशन मतलब सी लिख दिया। कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो यहां पर क्या है कि वॉल्यूम हमारा बढ़ रहा है डाइल्यूशन की वजह से, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमारी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? सॉल्यूशन की कम हो जाएगी। तो ये लिखा वॉल्यूम बढ़ रहा है तो कंसंट्रेशन कम हो जा रही है, ठीक है। चलिए, अब कंसंट्रेशन कम हुई, ठीक है। अब कंसंट्रेशन कम हुई, इसका क्या मतलब है? कंसंट्रेशन यहां हमने पता करा कि कम हो जा रही है। कंसंट्रेशन कम होने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दोनों तरीके से मैथमेटिकली भी समझ सकते हो और वैसे भी समझ सकते हैं। कैसे? मैं कह रहा हूं कि कंसंट्रेशन अगर यहां पर कम हो रहा है तो ये अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और वही तो लिखा मैंने। तो ये कहां पढ़ते हैं हम? आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको बोलते हैं, तो अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट के इक्विलिब्रियम अपॉन सी। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कम, अल्फा बढ़ गया। नंबर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ा, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब अल्फा का नंबर बढ़ गया, मतलब नंबर ऑफ आयंस। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड के 100 में से 70 आयोनाइज हो रहे थे, 70 के टाइम 79 माने 30 तो एज इट इज थे। तो जैसे जैसे मैंने वॉल्यूम बढ़ाया तो कंसंट्रेशन कम हुई, कंसंट्रेशन कम हुई तो और ज्यादा उसमें क्या हो? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ा तो आयंस जो पहले 70 आयोनाइज हो रहे थे वो बढ़ के मान लो 80 हो गए, 85 हो गया, 90 हो गया, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ जो कैटायंस और एनाइन है, जो नंबर ऑफ कैटायंस और एनाइंस है वो नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए? बढ़ गए। अल्फा बढ़ने से नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए? बढ़ गए। पहले 70 कैटायन 79 थे, अब मान लो 80 हो गए तो 80 कैटायन 80 एनाइंस हो गए, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए। और नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्यों? कंडक्टेंस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? नंबर ऑफ आयंस। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा? कंडक्टेंस होगा। आई क्या बात समझ में? तो ये तो मैंने 1 by 1 मैथमेटिकली बताया, इसको थोड़ा सा लॉजिकली भी आप सोच सकते हैं, ठीक है। अभी मैं कह रहा हूं कि 1 लीटर के अंदर 100 मोल एसिटिक एसिड थे, CH3COH थे। अब यहाँ 10 लीटर के अंदर है, तो पहले जो ये जो इसके मॉलिक्यूल्स थे ना, ये पास पास में होंगे 1 लीटर में 100, ठीक है। अब कैसे हो गए? दूर दूर हो गए। यानी जैसे मैंने क्या करा, इसमें 10 लीटर 9 लीटर पानी डाला तो सारे मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? दूर दूर हो जाएंगे। तो उसमें आयोनाइजेशन बढ़ेगा, ठीक है। कंसंट्रेशन कम, कंसंट्रेशन कम होने का मतलब है कि अगर मैं यूनिट वॉल्यूम निकाल रहा हूं उसमें नंबर ऑफ मोल्स कम मिल रहे तो कंसंट्रेशन कम होगी, ठीक है। कंसंट्रेशन कम हुई तो यहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ गया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्यों बढ़ गया? कि मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले गए तो उनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और कम होगा और इजिली वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो नंबर ऑफ डिसोसिएशन यहाँ पर बढ़ जाएगा, आयोनाइजेशन बढ़ जाएगा, और नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आ रही बात समझ में? चलिए, तो एक बार फिर से मैं इसको यही से जैसे मैंने लिखा उसी को एक बार आपको फिर से जल्दी से समझा देता हूं, तो इसको समझना। वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम बात करें, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? कि यहां पर वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है यहां पर जो अल्फा है वो लेस देन 1 होगा,
ठीक है, अल्फा है वो लेस देन 1 होगा, मतलब 100% आयोनाइज नहीं होंगे। तो अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे तो कंडक्टेंस बढ़ना ही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डाइल्यूशन करने से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब है कंसंट्रेशन कम हो रहा है। कंसंट्रेशन क्यों कम हो रहा है, क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला पढ़ ही रहे, कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और यहाँ से हम मोलरिटी के फॉर्मूले से भी देख सकते हैं। कंसंट्रेशन कम हुआ तो कंसंट्रेशन कम होने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है, तो ये हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में, सॉरी आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा है, फॉर्मूला अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट के इक्विलिब्रियम अपॉन सी। तो कंसंट्रेशन कम हुआ तो अल्फा बढ़ जाएगा। अल्फा बढ़ने का मतलब नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए, और नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आई बात समझ में? चलिए, तो इसको एक बार वीडियो पॉज करके जल्दी से आप कॉपी कर ले, फिर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। ठीक है, ये चीज दोनों में कॉमन है, तो ये मैंने पहले लिखा दी है कि कंडक्टेंस तो दोनों में, वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों में ही बढ़ेगा, बट रीजन दोनों के अलग अलग है, वो हम देख रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो पॉज कर कॉपी कर इसको। ठीक है, लैंग्वेज में ना लिख के मैंने ऐसे डायरेक्ट शॉर्ट में लिखा, चाहो तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ये इंक्रीज और डिक्रीज का सिंबल है। ठीक है, और चाहे तो आप बना सकते हो डायग्राम, थोड़ा सा समझने के लिए बनाया रफली है मैंने, लेकिन अगर आपको हेल्प लगता है, इससे समझने में आसान होता है, आप बना सकते हैं। चलिए, अब बढ़ते हैं हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग लाइट का मतलब पहला तो बात ये होगी कि इसमें जो अल्फा होगा ना, वो तो होगा 1। तो पहले से ही 100% आयोनाइज है, तो नंबर ऑफ आयंस तो उतने ही है। नंबर ऑफ आयंस तो जितने मैक्सिमम हो सकते थे उतने हैं। तो कैसे बढ़ गई इसकी कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाले की? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज 100% आयोनाइज एट ऑल कंसंट्रेशन। तो हम बोल रहे हैं कि पानी डाइल्यूशन करने से मतलब क्या, वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या, कंसंट्रेशन कम हो रही है। अब कंसंट्रेशन कम हो या ज्यादा हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, वो 100% तो आयोनाइज होगा ही होगा। ठीक है, फिर क्या हो गया ऐसा? तो डाइल्यूशन करने से वॉल्यूम बढ़ता है, ये तो हमें पता ही है। वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो अब यहां देखना मैंने क्या लिखा है, वॉल्यूम बढ़ने से क्या हो रहा है, डिस्टेंस बिटवीन आयंस, स्पेशली अपोजिट चार्ज वाले आयंस, कैटायन और आयंस, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है भाई, कैटायन और एनायन, फॉर एग्जांपल NaCl है। ठीक है, तो NaCl में Na+ और Cl 100 तो पूरे Na+ अलग है, Cl- अलग है, लेकिन वो 1 लीटर के अंदर ही 100 Na+ और 100 Cl है। जब मैं उसको 10 लीटर कर दे रहा हूं, तो अब Na+ को और Cl- को, उनके बीच में जो डिस्टेंस था वो बढ़ गया, यानी अब उसको मूव करने के लिए ज्यादा स्पेस मिल गई, एक दूसरे से ज्यादा दूर हो गए। तो डिस्टेंस बिटवीन आयंस, स्पेशली अपोजिटली चार्ज आयंस की बात करें हम, कैटायन और एनायन में बढ़ गया। अब इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इससे क्या इंपैक्ट होगा? तो डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट आयंस वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई मैं कह रहा हूँ भाई कैटायन एनायन अभी इतना पास में था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप समझते ही हो अब तो। ठीक है, फिजिक्स में पढ़ ही लिया आपने। तो ये ज्यादा होगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये कम होता जाएगा। भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो हमें अल्टीमेटली क्या, आयंस तो चाहिए इलेक्ट्रोलाइट के अंदर करंट फ्लो कराने के लिए, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में आयंस तो चाहिए, लेकिन आयंस कितने फ्री है मूव करने के लिए कैथोड और एनोड पे, वो भी तो बात होनी चाहिए। तो अगर आयन पास में होंगे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, तो इजीली वो कैटायन को एनायन जाने नहीं देगा और एनायन को कैटायन जाने नहीं देगा। लेकिन अगर उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो अब वो फ्री टू मूव है, इजीली कैटायन और एनायन अपने कैथोड एनोड पे जा सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे यही लिखा मैंने, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट आयंस डिक्रीज हो जाता है। कब? जब डाइल्यूशन कर देते क्यों? क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस बिटवीन बढ़ जा रहा है। पहले 1 लीटर में वो आयंस घूम रहे थे, अब 10 लीटर में घूम रहे, तो डिस्टेंस बढ़ गया, और डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो मूवमेंट ऑफ जो आयंस है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इजीली वो क्या कर पाएंगे, मूव कर पाएंगे, और इजीली अगर वो मूव कर पाए तो उनकी जो कंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, बढ़ जाएगी। अगर मैं इसी को यहाँ पर CH3COH को हटा के, ठीक है, CH3COH को हटा के मैं NaCl ले लूँ, ठीक है, यहाँ पर इसकी जगह मैंने क्या करा, NaCl ले लिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या करा, NaCl ले लिया, और यहाँ पर भी मैं चलो NaCl लिख देता हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने क्या करा, अब NaCl लिख दिया।
अब NaCl में मुझे पता है कि NaCl क्या होगा, आयोनाइज होगा, और 100 के 100 मॉलिक्यूल क्या होंगे, NaCl के Na+ और किस में, Cl- में आयोनाइज हो जाएंगे। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। बट यहाँ पे Na+ और जो Cl- है वो अभी पास में है, क्योंकि इसमें 1 लीटर ही पानी है। जब 10 लीटर पानी हो जाएगा तो वही Na+ और Cl- में क्या हो जाएगा, काफ़ी डिस्टेंस आ जाएगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो ये Na+ भी आए नहीं इजीली, कैटायन भी कैथोड पे जा पाएगा और एनायन भी एनोड पे जा पाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जितने ज़्यादा आयन जल्दी जा पाएंगे, इजीली जा पाएंगे, उतना ही हमारा कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का बढ़ जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टेंस दोनों का ही बढ़ रहा है, बस दोनों के रीजन अलग अलग है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो इसको भी आप कॉपी कर ले वीडियो पॉज करके। ठीक है, अगेन मैंने यहाँ पे लैंग्वेज में ना लिख के डायरेक्ट इसी फॉर्म में लिखा है, तो आपको जैसे कन्वीनियंट लगे वैसा आप लिख लीजिए। ठीक है, और चाहो तो आप यहाँ से इस डायग्राम को भी, अगर आपको लगता है हेल्प है हो रही है इसमें, तो आप बना सकते हैं इसको समझने के लिए। चलिए फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया उसका थोड़ा सा ध्यान रखना, कंडक्टेंस पूछा गया है या कंडक्टिविटी। ठीक है, तो कंडक्टेंस मैंने ब्रैकेट में इसलिए C लिखा था वहां पे, और यहाँ पे कंडक्टिविटी ब्रैकेट में K मतलब या कप्पा लिखते, तो ये K की बात हो रही है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल सकते हैं या कंडक्टिविटी बोल सकते हैं। तो वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ डाइल्यूशन। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी का डाइल्यूशन पे कोई इंपैक्ट होता है क्या? बिल्कुल होता है। क्या होता है, तो चलो देखते हैं इसको। तो कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले तो कंडक्टिविटी है क्या, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कंडक्टिविटी का मतलब क्या है कि अगर 1 ml मेरे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है, तो 1 ml इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो कंडक्टेंस होगा उसी को मैंने क्या बोला, कंडक्टिविटी बोला। ठीक है, 1 ml सॉल्यूशन के अंदर जितने भी इलेक्ट्रोलाइट है। अब फिर मैंने बोला अगर डाइल्यूशन करा मैंने, तो मैंने लिखा है on dilution number of ion present in 1 ml of solution is decreases as the volume of solution increases। आई बात समझ में? अगर मैं क्या कर रहा हूं, 1 लीटर था मेरे पास, उसमें एग्जांपल के मैंने बोला स्ट्रॉन्ग ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास क्या NaCl है, 100 NaCl है, तो 100 Na प्लस 100 Cl माइनस में ब्रेक हुए। ठीक है, अभी कितना मेरे पास पानी, 1 लीटर है। अब मैंने उसमें डाइल्यूट करा, 9 लीटर पानी ऐड करा, तो अब कितना हो गया, 10 लीटर। 10 लीटर में अब 100 Na प्लस और 100 Cl है। अब क्योंकि ये सॉल्यूशन है तो यूनिफॉर्मली तो डिस्ट्रीब्यूट होगा ही। ठीक है, जो Na प्लस और Cl माइनस हो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो अब एक बात ध्यान से समझना, और होना भी चाहिए लॉजिकली। चलो, अगर मैं कह रहा हूं कि यहां पर, ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं यहां पर जो ये पहला कंटेनर था जिसमें 9 लीटर पानी था और 1 लीटर पानी था, और दूसरा कंटेनर जिसमें 10 लीटर पानी था। अब मैं इस 1 लीटर पानी की, इसके अंदर मैं लिख रहा हूं यहां पे सॉरी, ठीक है, यहां पर 1 लीटर H2 है और यहां पर क्या है, 10 लीटर H2 है। तो डाइल्यूशन का मतलब ही क्या है, मैंने यहाँ पे 9 लीटर H2 ऐड करा है। ठीक है दोनों के अंदर NaCl। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो आपको लेवल है ना 1 लीटर, यहीं पे नजर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये पूरा फिल हो गया 10 लीटर। ठीक है, ये पूरा 10 लीटर फिल हो गया। अब इस 1 लीटर के अंदर अभी 100 Na प्लस होंगे और 100 क्या होंगे, इसमें Cl माइनस होंगे 1 लीटर पानी के अंदर। और यहाँ 10 लीटर पानी के अंदर 100 Na प्लस होंगे और 100 क्या होंगे, Cl माइनस होंगे। अब क्योंकि ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूशन तो है ही, अब मैं कह रहा हूं कि अगर मैंने इस
1 लीटर पानी का 1 ml निकाला, ठीक है, ठीक है, 1 ml मैंने यहां से निकाला, ध्यान से सुनना क्या कर रहा हूं, मैंने यहां से क्या करा, इसका 1 ml निकाला और एक बार यहां से इसका 1 ml सॉल्यूशन निकाला। अब मुझे पता है कि इसके 1 ml सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ कैटायन और एनायन ज्यादा इसमें होंगे या इसके 1 ml के अंदर ज्यादा होंगे। भाई दोनों में 100 है, इधर भी 100 Na+Cl-, इधर भी 100 Na+Cl-, इधर 10 लीटर पानी, इधर 1 लीटर है। अब क्योंकि ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमारे पास सॉल्यूशन है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, तो यहाँ पर जो Na+ और Cl- होंगे ना वो पास पास में होंगे। तो जब मैं 1 लीटर निकालूंगा तो उसमें नंबर ऑफ आयंस भी क्या मिलेंगे, मेरे को ज्यादा मिलेंगे। लेकिन जब मैं इसका 1 ml निकालूंगा, जब इसका 1 ml निकालूंगा तो यहाँ पे Na+ और Cl- को तो जगह मिल गई, दूर दूर हो गए, तो अब उस 1 ml के अंदर नंबर ऑफ Na+ और Cl- क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे डाइल्यूशन करने पे। अब हमने बोला कि दोनों का 1 ml लिया, अब मैं देख रहा हूं कि किसमें कंडक्टिविटी है, किसका कंडक्टेंस ज्यादा है, तो इसके अंदर तो नंबर ऑफ आयंस क्या है, ज्यादा है, तो ज्यादा आयंस होंगे तो ज्यादा आयंस फ्लो करने के लिए इजीली करेंगे। भाई हम बोलते हैं कि दोनों में क्या करा हमने, वॉल्यूम तो दोनों का 1 ml हो गया, तो अब इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 आयन आ रहे हैं कैटायन, 10 Na+ और 10 Cl-, और यहाँ पे 2 Na+ और 2 Cl- ही आ रहे हैं, तो यहाँ पे तो 20 आयन हो गए, यहाँ पे 4 ही आयन है, तो जहाँ नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे वहाँ कंडक्टेंस ऑब्वियस सी बात क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। आ रही बात समझ, कैसे इंपैक्ट हो रहा है, डाइल्यूशन करने पे क्या हो रहा है, पर ml सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ आयंस क्या हो जा रहे हैं, कम हो जा रहे हैं, और नंबर ऑफ आयंस कम होने से हमारी क्या हो जा रही है, कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस उस सॉल्यूशन की कम हो जा रही है। तो मैं बोल रहा हूं उस 1 ml सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है उसी को तो हमने क्या बोला, कंडक्टिविटी, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी और इस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इसके पर ml के अंदर नंबर ऑफ आयंस कम होंगे, जबकि इसके पर ml सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो वही चीज यहां पे लिखी है, ठीक है, यहां पे लिखा है ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन इट्स डिक्रीजेस एज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा डाइल्यूशन करने पे, नंबर ऑफ आयंस जो है वो सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन, ध्यान रखना कहा नंबर ऑफ आयंस कम नहीं हो रहे, किसमें, 1 ml के अंदर कम हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा है, ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml सॉल्यूशन द कंडक्टिविटी आल्सो डिक्रीजेस। तो उस 1 ml के, क्योंकि कंडक्टिविटी डिफाइन ही किसके लिए, 1 ml सॉल्यूशन के लिए, तो 1 ml सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ आयंस कम हो रहे, तो ऑब्वियसली बात है कंडक्टिविटी भी क्या होगी, कम होगी। आई बात समझ में, चलिए तो वीडियो पॉज करें और इसको कॉपी करें, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी दैट इज कप्पा विथ डाइल्यूशन। और चाहो तो आप, ठीक है, ये फिगर भी बना सकते हो और इसमें यहां लिख सकते हैं, सॉरी, नंबर ऑफ आयंस, इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें मतलब मैं बोल सकता हूँ इसमें तो उतने रहेंगे, या ऐसे बोल सकते हैं इंक्रीज होंगे, और इसमें जो नंबर ऑफ आयंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। ऐसा आप कंपेयर कर सकते हैं, नंबर ऑफ आयंस में चेंज आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कंडक्टिविटी में भी क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट लिखा है हेडिंग, ठीक है, अगर नहीं दिख रहा थोड़ा छोटा हो गया हो, चलो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं इसको, ठीक है। हेडिंग है वेरिएशन ऑफ मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अभी हमने सिर्फ कंडक्टिविटी की बात करी थी, फिर लास्ट लेक्चर में हमने कंडक्टिविटी और उसके बाद मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पढ़ी थी, तो यहीं पे उसी की बात हो रही है, मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। तो मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दो अलग अलग कंडक्टिविटी होती है, तो मैंने ऑब्लिक करके लिखा, कंडक्टिविटी दोनों के लिए कॉमन कर दिया। तो वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ना लिख के मैंने मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एक साथ लिख दिया, क्योंकि हेडिंग बड़ी हो रही थी। दैट इज ब्रैकेट में मैंने लिख दिया आगे
दैट इज डेल्टा एम और सॉरी लैम्डा एम, लैम्डा बोलते हैं इसको, लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन है सिंबल विथ डाइल्यूशन। तो हेडिंग सिंपल से यही है कि वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दैट इज लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट विद डाइल्यूशन। तो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे डाइल्यूशन का, पानी ऐड करने पे क्या इंपैक्ट होता है वो हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, इसको थोड़ा ज्यादा जूम कर लिया हमने। चलिए, तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लिखा मैंने, लैम्डा एम इज इक्वल्स टू 1000 इंटू कप्पा अपॉन एम मोलरिटी। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव भी करा था इस फॉर्मूले को, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी सेम ऐसे ही होता है, बस यहाँ पर क्या होता है, मोलरिटी, मोलर कंडक्टिविटी मोलर आता है, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में यहाँ पे क्या आती है, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी और नॉर्मेलिटी, बाकी फॉर्मूला सेम ही होता है। तो यहाँ पर लिखा है ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस विच रिजल्ट्स मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। ये तो अभी हमने बात ही करी कि मोलरिटी और नॉर्मेलिटी एक तरीके से है क्या, कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन और वॉल्यूम का रिलेशन कैसा, इनवर्स। तो डाइल्यूशन करने का मतलब क्या है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब कंसंट्रेशन क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी, दैट मीन्स मोलरिटी और नॉर्मेलिटी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। तो वही लिखा है ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस विच रिजल्ट्स मोलरिटी और नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। और यहाँ नीचे मैंने दोबारा लिख भी दिया है, कंसंट्रेशन मतलब यहाँ मोलरिटी या नॉर्मेलिटी की बात हो रही है विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूशन का मतलब क्या, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ने से ये जो कंसंट्रेशन टर्म है ये क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, डिक्रीज हो जा रही है। अगर मोलरिटी नॉर्मेलिटी ये कम हो जा रही है, ठीक है, मोलरिटी और नॉर्मेलिटी कम हो जा रही है, तो मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे क्या इंपैक्ट होगा। तो आप तो कुछ मत करिए, फॉर्मूला देख लो, बस ध्यान रखो क्या हो रहा है, मोलरिटी या नॉर्मेलिटी कम होगी किस पे, वॉल्यूम बढ़ाने पे, दैट मीन्स डाइल्यूशन करने पे ये कम होगा, और ये कम होगा तो इन पे क्या इंपैक्ट होगा। तो हमें ये दोनों फॉर्मूला आप देख सकते हो, दोनों फॉर्मूले में आप देखोगे यहाँ पे, तो मोलरिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो अकॉर्डिंग इसके मोलरिटी के रिगार्डिंग क्या होगा, मोलर कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, मोलर कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। नॉर्मेलिटी भी क्या हो रही है, कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने बात करी बस कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में कि मोलरिटी और नॉर्मेलिटी वॉल्यूम बढ़ाने पे, दैट मीन्स डाइल्यूशन करने पे वॉल्यूम बढ़ता है, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी नॉर्मेलिटी कम होगी, दैट मीन्स कंसंट्रेशन कम होगी, कंसंट्रेशन कम होगी या मोलरिटी नॉर्मेलिटी कम होगी, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, बट यहाँ पे एक फैक्टर और है, कप्पा, कप्पा मतलब कंडक्टिविटी, नॉर्मल कंडक्टिविटी, और अभी हमने जस्ट अभी पढ़ के आए हम कंडक्टिविटी का डाइल्यूशन पे इंपैक्ट होता है बिल्कुल। और क्या इंपैक्ट होता है, डाइल्यूशन करने पे हमने बोला कि कंडक्टिविटी कम हो जाती है, तो अगर ये कम हो रही है तो इसके साथ रिलेशन क्या होगा, ये इसको कम करेगा। कंडक्टिविटी अगर डाइल्यूशन करने पे कम हो रही है, ये कम हो रही है, तो ये इसको कम करेगा। ठीक है, मतलब दो फैक्टर चल रहे हैं यहाँ पैरेलल। मैंने बोला डाइल्यूशन करने पे कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है, तो कंडक्टिविटी कम होगी तो ये इस फैक्टर को क्या करेगा, ये इस फैक्टर को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यहाँ पर कंडक्टिविटी कम होगी डाइल्यूशन करने पे, मतलब वॉल्यूम बढ़ाने पे, पर ml सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे, तो यहाँ पर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर ये कम होगा तो ये भी कम होगा। तो इस फॉर्मूले में हमारे पास दो टर्म है, और दोनों टर्म का जो रिलेशन है डाइल्यूशन का वो अपोजिट आ रहा है। एक की वजह से कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ रही है, और दूसरे की वजह से मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कम हो रही, तो क्या हो रहा होगा। ठीक है, तो बस ये चीज आपको ध्यान रखना है। इंडिविजुअली इंपैक्ट हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, फिर भी मैंने दोबारा बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा है ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी दैट इज डिक्रीजेस, कि कंडक्टिविटी अगर क्या होगा, कंडक्टिविटी अगर ये कम होगी, ठीक है, कंडक्टिविटी क्या होगी, अगर कम होगी, कंडक्टिविटी अगर कम होगी तो मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी कम होगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फॉर्मूले में हमको देख के पता लग रहा है। तो हम कैसे डिसाइड करें,
तो इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व किया गया। अब दो अपोजिट फैक्टर है तो ध्यान रखना, एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट इफेक्ट ऑफ मोलरिटी और नॉर्मेलिटी इज मोर डोमिनेटिंग एज कंपेयर टू इफेक्ट ऑफ कंडक्टिविटी। दैट मीन्स डाइल्यूशन करने पे ये देखा गया है कि मोलर कंडक्टिविटी नेट या ओवरऑल या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डाइल्यूशन करने पे ओवरऑल बढ़ ही रही है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो कंडक्टिविटी वाला फैक्टर है वो इतना डोमिनेट नहीं कर रहा जितना हमारा कंसंट्रेशन या मोलरिटी या नॉर्मेलिटी वाला फैक्टर डोमिनेट कर रहा है। मतलब पहला जो हमने फैक्टर देखा था मोलरिटी नॉर्मेलिटी वाला, वो डोमिनेट कर जा रहा है किसके ऊपर, कंडक्टिविटी के ऊपर। इसकी वजह से, ठीक है, इसकी वजह से ओवरऑल हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि पहले 1 लीटर सॉल्यूशन का हमने क्या करा, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाली, फिर 2 लीटर की निकाली, उसमें 1 लीटर पानी ऐड कर दिया, फिर 5 लीटर के और पानी ऐड कर दिया, फिर 10 लीटर के और पानी ऐड कर दिया। तो ये रिजल्ट देखा गया कि कंटिन्यूसली जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाते आ रहे हैं, वॉल्यूम उसमें पानी सॉल्वेंट ऐड करते आ रहे हैं, हम उसका डाइल्यूशन करते आ रहे हैं, H2 ऐड करते आ रहे हैं, तो उस ओवरऑल सॉल्यूशन की मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती आ रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगी क्योंकि एक्सपेरिमेंटली हमने ये वेरीफाई की है। देन यही लिखा है यहाँ पे, देयरफॉर मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विथ डाइल्यूशन। तो यहाँ पर है कि डाइल्यूशन होने पे मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी, डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, चलिए तो वीडियो पॉज करें और इसको कॉपी कर लें। ठीक है, हेडिंग अगर आपको नहीं दिख रही तो फिर से मैं बोल देता हूं, वेरिएशन ऑफ मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दैट इज लैम्डा m और लैम्डा इक्विवेलेंट विथ डाइल्यूशन। ठीक है, वीडियो पॉज करके जल्दी जल्दी कॉपी कर ले इसको। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए इससे आगे बढ़ते फिर हम नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन। तो बोला सर डाइल्यूशन बोल रहा है, कंसंट्रेशन बोलो, जो डाइल्यूशन का इंपैक्ट हो रहा है वही तो कंसंट्रेशन पे हो रहा होगा। बिल्कुल आप बोल सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली साइंटिस्ट ने क्या करा, एक्सपेरिमेंटली इस चीज को चेक करा और वेरीफाई करा, मैथमेटिकली एक इक्वेशन दी कि अगर मैं सिर्फ कंसंट्रेशन से, मैं यहाँ पर, ठीक है, कंसंट्रेशन से अगर मैं किसको, मोलर कंडक्टिविटी को कंपेयर करूं कि कंसंट्रेशन चेंज होने से किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इंपैक्ट आएगा, तो उसके लिए यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई। फिर से यहाँ पे दो बात आ जा रही, क्या, पहली चीज, एक बार स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आ जा रहा है और एक बार वीक इलेक्ट्रोलाइट आ जा रहा है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो एक्सपेरिमेंटली इन्होंने इस चीज को वेरीफाई करा और मैथमेटिकली उसको प्रूव करा। ठीक है, तो वो सब प्रूव वगैरह हमारे सिलेबस में नहीं हमें पढ़ना है, हमें तो सिर्फ इक्वेशन ध्यान रखनी है। ठीक है, इस इक्वेशन को याद रखना है। इस इक्वेशन का नाम है डेबाय-हकल-ऑनसेगर इक्वेशन। ठीक है, डेबाय-हकल-ऑनसेगर इक्वेशन। और ये जो इक्वेशन लिखी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड है, एप्लीकेबल है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए फॉलो नहीं होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो सारे आयंस 100% आयोनाइज हो जाते हैं, तो वहां पर एक्सपेरिमेंटली और मैथमेटिकली इस चीज को प्रूव करना थोड़ा सा आसान था। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट में वो सारे 100% आयोनाइज नहीं होता, तो उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। तो फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट पे क्या होता है, तो उसकी अभी हम बात करेंगे। पहले देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट।
तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डेबाई, हकल, ऑनसेगर 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने मिलकर एक इक्वेशन दी। किस तरीके से इक्वेशन लिखी है तो ये आपके लिए थोड़ा सा देखने में नया लग रहा होगा। ये C अगर मैं हटा दूं तो ये तो मुझे पता है लैम्डा m मतलब मोलर कंडक्टिविटी, फिर इस पे C लगा दिया, फिर लैम्डा m यहाँ पे इनफाइनाइट लगा दिया। इसका क्या मतलब है, ठीक है, सबका मतलब देखते हैं। तो लैम्डा m C, लैम्डा m इनफाइनाइट माइनस b अंडर रूट C, किसका क्या मतलब है तो सब देख ले वन बाय वन। यहाँ पे लिखा सबसे मैंने लैम्डा m और ऊपर C का मतलब क्या है। लैम्डा m का मतलब तो मोलर कंडक्टिविटी, C का मतलब है जो भी उसकी एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन होगी, 5 मोलर, 2 मोलर, 0.1 मोलर, 0.7 मोलर, 100 मोलर। तो ये है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन C, ठीक है। तो वो जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसके कोई कंसंट्रेशन होगी C, और उस कंसंट्रेशन C पे जो उसकी कंडक्टिविटी होगी उसको हमने नाम क्या दिया, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। चलिए अब इसके ऊपर इनफाइनाइट लगा दिया, इसका क्या मतलब है, तो इनफाइनाइट लगाने का मतलब है कि अब उसकी कंसंट्रेशन कहां हो गई, ठीक है। कंसंट्रेशन मतलब इनफाइनाइट मतलब फॉर एग्जांपल चलो 1 मोलर है मेरे पास, उसमें मैं पानी डालता जा रहा हूँ, पानी डालता जा रहा हूँ, पानी डालता जा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, डाइल्यूशन हो रहा है। तो डाइल्यूशन होने से वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ने से कंसंट्रेशन कम होगी, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ए फॉर एग्जाम्पल 100 था, 100 से 50 आई, 20 आई, 10 आई, 1 आई, फिर 0.1, 0.01, 0.0001, इस तरीके से। तो इनफाइनाइट का मतलब है यहाँ पर कि हमने उसको क्या करा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, उसको डाइल्यूशन हमने इनफाइनाइट कर दिया, मतलब पानी हमने उसमें इनफाइनाइट डाल दिया, इसका मतलब ये। तब उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, तो यहाँ पर वही लिखा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब वहाँ पे यहाँ पे तो पानी ऐड करा होगा तो एक कुछ ना कुछ कैलकुलेटेड, कुछ ना कोई फीजिबल, कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल वैल्यू होगी कि हाँ भाई इतना इसमें पानी हमने ऐड करा, ये इसकी स्पेसिफिक कंसंट्रेशन। लेकिन इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है कि उसमें पानी हमने इनफाइनाइट डाल दिया, उसमें कोई लिमिट नहीं है पानी, ठीक है। तो ये बोलते क्या है इसको, मोलर कंडक्टिविटी एट स्पेसिफाइड कंसंट्रेशन C, जो भी कंसंट्रेशन होगी, और ये है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इस फॉर्मूले में यहाँ पे जो आप देखोगे ये C जो लिखा है ये बता रहा है कंसंट्रेशन, तो इस कंसंट्रेशन पे ही हमें क्या चेक करनी है, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन C जो भी हमें दे रखी है। तो ये जो C है ये तो है कंसंट्रेशन, इसके आगे ये जो B लिखा है ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ध्यान रखना, कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट विच टेक्स प्लेस इनटू अकाउंट द विस्कोसिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये जो कांस्टेंट B है किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, और ये किस सॉल्वेंट की किस मैं बोल सकता हूँ प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, एक तो सॉल्वेंट की विस्कोसिटी पे और दूसरा उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। जैसे जैसे सॉल्वेंट के सॉल्वेंट चेंज होगा तो ऑब्वियसली बात है एक सॉल्वेंट के लिए उसकी विस्कोसिटी कुछ अलग होगी, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ अलग होगा। तो जैसे जैसे सॉल्वेंट चेंज होगा दोनों वैल्यू चेंज होगी, तो ये कांस्टेंट भी चेंज हो जाए, ठीक है। तो हालांकि हमें अगर दे रखा होगा न्यूमेरिकल वगैरह तो ये वैल्यू गिवन होगी, बस इतना कांस्टेंट इतना ध्यान रखें। अब इन जो हमें ये डेबाय, हकल, ऑनसेगर इक्वेशन दी, इसमें 4 टर्म हमें दिख रहे थे, चारों हमने बता दिए। ये मोलर कंसंट्रेशन एट एनी स्पेसिफाइड कंसंट्रेशन C, ये मोलर कंडक्टिविटी एट एनी स्पेसिफाइड कंसंट्रेशन C, ये मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। C कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और B कांस्टेंट है जो सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगी। अब ये जो इक्वेशन है इसको ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या करा, इसको रिलेट करा सिंपल सा लाइन के इक्वेशन से। इसको लिखा मैंने y इक्वल्स टू, इसको लिखा C, ये C कौन सा है, कांस्टेंट वाला। लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू mx प्लस C, तो ये वो C है कांस्टेंट, प्लस यहाँ पर ये जो मेरा स्लोप है ये है माइनस m, और ये जो C है अंडर रूट ये हो गया x, ठीक है। ये लाइन की इक्वेशन लिखी है मैंने, y इक्वल्स टू mx प्लस C होता तो पहले C लिख दिया मैंने, ये y है, ये C कांस्टेंट है, और यहाँ पे जो स्लोप है, ठीक है, इसको प्लस लिख दिया मैंने गलती से, ठीक है, मतलब ये mx लिखे इसको, चलो फिर रहने दो इसको, सेम इससे रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। प्लस mx होता है तो यहाँ पे माइनस m क्यों लिखा है, क्योंकि ये माइनस b जो हमारा स्लोप बता रहा है वो नेगेटिव बता रहा है, ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है। या फिर डायरेक्ट आप इसको लिख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, इतना आप समझ जाओगे। तो m क्या है यहाँ पर, माइनस b है। तो एक्चुअली भी यहाँ पे C और m तो क्या है, एक कांस्टेंट हो गए। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट इज, ठीक है, कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, क्योंकि इससे ज़्यादा तो हम इसका कोई
मोलर कंडक्टिविटी बड़ा या कम नहीं कर सकते। ये मैक्सिमम या जो भी मिनिमम हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूशन करने पे कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू, इससे ज़्यादा नहीं, तो वही कांस्टेंट वैल्यू होगी। स्लोप तो ये तो दे ही रखा होगा। तो हमें ये लैम्डा एम सी और √c मतलब x के बीच में कर्व देखना है, इस कंसंट्रेशन, यही तो हमने बोला था कि मोलर कंडक्टिविटी की वेरिएशन विथ कंसंट्रेशन हमें देखना है। तो मैंने y = c + mx मतलब लैम्डा एम सी और √c के बीच में मुझे कर्व देखना है। तो ये जो कर्व मैं बना रहा हूँ यहाँ पे कर्व बनाया हमने लैम्डा एम सी, ये y हो गया, और ये हमारा √c x हो गया, इसके बीच में कर्व बनाना है। अब लाइन तो ये तो हमें समझ में आ गया कि स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना दें हम। बस ध्यान ये रखना है कि स्ट्रेट लाइन क्या होगी, एकदम स्ट्रेट नहीं होगी, सॉरी स्ट्रेट लाइन एकदम स्ट्रेट क्या बोल रहा हूँ मैं, स्ट्रेट लाइन तो होगी बट उसका जो स्लोप होगा, ठीक है, बट उसका स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा। मतलब पॉजिटिव होता तो लाइन ऐसे बनाते हम, पॉजिटिव स्लोप, ठीक है, स्लोप 0 होता तो ऐसे बनता है, स्लोप नेगेटिव है तो यहाँ से पॉजिटिव 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 और ये इस तरफ आ जाएगी तो नेगेटिव, मतलब लाइन कुछ इस तरीके से बन रही होगी। सही है। अब देखिए इसको लॉजिकली भी आप इसको समझ सकते हैं। ये तो बता रहा स्लोप नेगेटिव है। दूसरी चीज मैं बोल रहा हूं कि ऐसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी, है ना, कंसंट्रेशन बढ़ेगी। अच्छा राइट टू लेफ्ट करूंगा तो क्या करेगा, कंसंट्रेशन कम होगी। कंसंट्रेशन कम होने का मतलब क्या है, डाइल्यूशन बढ़ना है या वॉल्यूम बढ़ना। और हमें पता है वॉल्यूम बढ़ना या डाइल्यूशन बढ़ने से मोलर कंडक्टिविटी तो बढ़ती है, अभी बात करी थी। तो राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो देखना इस साइड जाने पे कंसंट्रेशन कम होने पे, या मैं बोल सकता हूँ डाइल्यूशन बढ़ने पे या वॉल्यूम बढ़ने पे मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होती है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब मैंने इस लाइन को इधर टच क्यों नहीं करा, इसलिए टच नहीं करा कि ये जब इसको टच हो जाएगी तो एक चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, और वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, जो इसका कांस्टेंट है, जो इसका कांस्टेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, जब इसको टच करेगी तो मैंने इसको डॉटेड फॉर्म से बनाया। आगे डॉटेड फॉर्म से क्यों बनाया, क्योंकि ये जो एक वैल्यू है वो एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी, और ये क्या कहलाएगी, इसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, अच्छा मैंने ये इसको करेक्ट करना, ठीक है, नीचे m लिखना है, मैंने c लिख दिया इसको। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सही है, तो उसको मैंने डॉटेड से बनाया। डॉटेड क्यों बनाया, क्योंकि फीजिबल क्वांटिटी तो है नहीं, ये तो पॉसिबल तो है नहीं प्रैक्टिकल लाइफ में कि मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अब इनफाइनाइट तो कुछ डिफाइन ही नहीं होता है तो कितना करूँ। तो ये कि कहीं भी ना ये इस लाइन से टच तो होगी, लेकिन कहाँ टच होगी, जब मैं उसका डाइल्यूशन इनफाइनाइट कर दूंगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज और हो सकती है। एक चीज क्या हो सकती है, ऐसे ये कोई गिवन आपको मान लो इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है, ठीक है, कोई भी गिवन इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है। फॉर एग्जांपल ऐसा एक इलेक्ट्रोलाइट और दे दिया आपको, एक इलेक्ट्रोलाइट और दे दिया आपको, तो फॉर एग्जांपल यहां पर वो टच कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हुआ उसके लिए डॉटेड लाइन, और यही से उसकी हो गई ये स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक बार देख लेना दोनों, देख लेना स्ट्रेट लाइन दिख तो रही है ना। ठीक है, तो ये मैंने वाला कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, ये कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है। अब दो इलेक्ट्रोलाइट लिख दिया, और दोनों इलेक्ट्रोलाइट में वो हो सकता है पूछ ले या वो गिवन दे दे, वो डिपेंड करता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया यहाँ पर दो इलेक्ट्रोलाइट, चलो फॉर एग्जांपल ये बोल दिया मैंने, ये HCl का कर्व है और ये KCl का, पोटेशियम क्लोराइड का कर्व है। तो अब ऊपर ये HCl है, नीचे KCl, ऐसा क्यों, तो आप इससे आप समझ सकते हैं। मैं बोल रहा हूं कि ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी राइट टू लेफ्ट जाने पे बढ़ रही है, तो ये जितनी ऊपर मिली मतलब उतनी कंडक्टिविटी क्या है, ज्यादा है भाई, y एक्सिस पे आने पे कंडक्टिविटी बढ़ेगी ना, मोलर कंडक्टिविटी, तो ये ज्यादा है। तो HCl की ज्यादा क्यों है, तो देखो Cl और Cl जो एनायन है वो तो दोनों में कॉमन है। अब अलग क्या है, कैटायन H+ और K+। तो ध्यान रखना, जो पहला ही हमारा वीडियो लेक्चर था, पहला ही जो लेक्चर था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी सॉल्ट ब्रिज में। तो हम कैटायन और आयनाइन और ये आयंस की हम क्या आयोनिक मोबिलिटी की बात कर रहे थे, कि आयन की मोबाइल या आयन की मूव करने की जो टेंडेंसी होती है उसको बोलते हैं आयोनिक मोबिलिटी। तो मैंने वहाँ एक पॉइंट भी लिखाया था कि जितने भी कैटायन है उन सभी कैटायन के अंदर
H प्लस वो कैटायन है जिसकी आयोनिक मोबिलिटी क्या होती है, हाईएस्ट होती है। तो आयोनिक मोबिलिटी जिसकी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही वो क्या होगा, आयन जल्दी फास्ट मूव करेगा, इजिली मूव करेगा, और उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, ठीक है, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे उसकी बढ़ जाएगी। आ रही बात समझ में? जैसे जैसे आयंस बढ़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप कंपेयर करना था तो HCl को ऊपर रखा, KCl को नीचे रखा, यहाँ पर कोई भी देता, X दे देता, Y देता, मुझे ये पता है कि इसकी X की ज़्यादा है, Y से क्यों ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैं रीज़न बता रहा हूँ कि HCl में से और KCl में से Cl माइनस, तो दोनों में क्या है, कॉमन है। H और K में से मैं कंपेयर करूँगा कैटायन में, तो H प्लस की आयोनिक मोबिलिटी के सभी कैटायन में से ज़्यादा होती है, तो उसकी आयोनिक मोबिलिटी ज़्यादा है, मतलब वो आयंस फास्ट मूव करेगा, ईजिली मूव करेगा, तो कंडक्टिविटी ऑब्वियसली बात है सॉल्यूशन की ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान क्या रखना है, मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन कंसंट्रेशन के साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डेबाय, ठीक है, डेबाय हकल ऑनसेगर इक्वेशन से डिफाइंड है, और इक्वेशन को ध्यान रखना है, और उसको ये ग्राफ कैसे बना है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो वीडियो पॉज करें और इसको कॉपी कर लें। चलिए फिर अब देखते हैं हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एज सच कोई इक्वेशन वगैरह तो है नहीं, बट हाँ जैसे इसके लिए हमने ग्राफ ड्रॉ करा तो हम लॉजिकली तो एक ग्राफ तो बना ही सकते हैं, नहीं क्योंकि वेरिएशन क्या होगा ये तो हम देख, तो मैंने क्या बोला, ऑलरेडी चीजें हम देख चुके हैं कि डाइल्यूशन होने पे हमारा क्या होगा, वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन कम होगी, कोई कंसंट्रेशन और वॉल्यूम एक दूसरे के से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कंसंट्रेशन कम होगी तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, सब बात अभी तक हम कर चुके हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब एक तरीके से पानी में ऐड करते जा रहा हूं तो मॉलिक्यूल इजीली आयोनाइज होगा, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा बढ़ेगा, तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, नॉर्मल कंडक्टिविटी की तो हमने बात करी थी, यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी जोड़ दिया मैंने, मोल्स जोड़ दिया, तो मोलर कंडक्टिविटी तो बढ़ेगी, कैसे, डाइल्यूशन करने पे। अब ग्राफिकल वे में अगर मेरे को इसको रिप्रेजेंट करना है तो मुझे कोई एज सच कोई डायरेक्ट तो रिलेशन पता नहीं है, लेकिन जैसे स्ट्रॉन्ग के लिए वाला ऐसे मैंने वीक के लिए भी ड्रॉ कर दिया है। अब डायरेक्ट नहीं पता है, इक्वेशन नहीं पता है, लेकिन वेरिएशन तो होगा ये तो मुझे पता ही है, तो मैंने क्या करा, इसको इतना जरूर पता है कि जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाने पर कंसंट्रेशन बढ़ेगी और राइट टू लेफ्ट आने पे कंसंट्रेशन कम होगी। मतलब क्या है, राइट टू लेफ्ट आने पे कंसंट्रेशन कम होने का मतलब उल्टा बोल सकता हूँ, यहाँ पर क्या हो, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या होगा, डाइल्यूशन हो रहा है, तो डाइल्यूशन होने पे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, तो राइट टू लेफ्ट चलूंगा तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो मैंने इसको इस तरीके से ग्राफ बना दिया इसका, अगर ये एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो दूसरे इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैसे मैंने बना दिया, मतलब ग्राफ तो इसी वे में बनेंगे। अब वो स्ट्रेट लाइन मुझे इक्वेशन नहीं पता थी, लेकिन ये तो पता है कि भाई आने और जाने पे इस साइड लेफ्ट टू राइट आने पे क्या कम होगा और क्या ज़्यादा होगा, वो तो मैं बता ही सकता हूँ। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन नहीं पता थी, कोई रिलेशन नहीं पता था, लेकिन हाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से मैं कंपेयर करते हुए इस चीज़ को इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ कि डाइल्यूशन बढ़ने पर वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी क्या होती है, कंडक्टिविटी तो बढ़ती है। ठीक है, फिर से कंपेयर है कि अगर मैं यहाँ पर दो इलेक्ट्रोलाइट लिख दूँ तो आप बता ही सकते हैं, और यहाँ पर चलो ये रीज़न आपको अब की बार तो खुद ही समझ में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ HCOOH, ठीक है, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, फॉर्मिक एसिड लिखा, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं CH3COOH। अब ऊपर लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है उस एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पे, स्पेसिफिक डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी फॉर्मिक एसिड की ज़्यादा दिख रही। क्यों दिख रही है, तो फिर से अगेन में ये क्या हुआ, एसिड है तो कैसे आयोनाइज होगा,
COOH H प्लस और HCOO माइनस के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ से H प्लस ही तो निकलेगा, तो H प्लस तो दोनों इस बार क्या हो जाएगा, इस केस में दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे CH3 COOH के अंदर क्या होगा, CH3 COO, ये तो हो गया एनायन, और यहाँ पर H प्लस। तो हमने बोला था कि कैटायन, ठीक है, हमने बोला था कि जो कैटायन है वो कैटायन का क्या है कि जो कंडक्टिविटी है कैटायन की, ठीक है, कैटायन की जो कंडक्टिविटी होती है उसमें H प्लस की सबसे ज़्यादा होती है, तो H प्लस तो दोनों में कॉमन है। तो अब कैसे कंपेयर करें, तो मैंने यहाँ पे कंपेयर कर दिया किससे, एनायन से। तो यहाँ पर जो एनायन है देख सकते हो COO तो माइनस दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर H लगा हुआ है, यहाँ मिथाइल लगा हुआ है, तो मिथाइल होगा तो थोड़ा बल्कि होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा तो हैवी आयन होगा, तो थोड़ा सा मूव करना उसके लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी इसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसको वीडियो पॉज करें, कॉपी कर ले, और इस पे बहुत सिंपल से जो न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है, उसकी हम बात करते हैं। चलिए, अब सिंपल न्यूमेरिकल एक दो देख लेते हैं जल्दी से। पहला बोला विच अमंग द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी किस सॉल्यूशन के लिए मैक्सिमम होगी, तो पहला दे रखा ऑप्शन 1 मोलर एसिटिक एसिड, यहाँ दे दिया 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, 0.01 मोलर एसिटिक एसिड, नन ऑफ अबव। तो एक चीज तो आप देखोगे कि एसिटिक एसिड ही दे रखा है, मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट तो हो गया फिक्स। अगर इलेक्ट्रोलाइट फिक्स हो गया तो उसकी कंडक्टिविटी तो क्या हो गई, फिक्स हो गई। यहाँ पर कंडक्टिविटी नहीं, क्या पूछी हमसे, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम पूछा हमसे। तो हमें मुझे सिर्फ क्या कंपेयर करना है, कंसंट्रेशन को कंपेयर करना। कैसे करेंगे, तो देखिए, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करें, इसको देख ले और आंसर वेरीफाई कर ले, और नहीं समझ में आए तो समझना। देखो, मैंने यहाँ पर बोला ठीक है, मुझे क्या कैलकुलेट करनी है, मोलर कंडक्टिविटी, और मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा एम इज इक्वल्स टू 1000 इंटू कंडक्टिविटी अपॉन मोलरिटी। अब ये जो कंडक्टिविटी है ये तो कांस्टेंट है 1000, और ये जो कंडक्टिविटी है ये किस पे डिपेंड करेगी, हमारे पास उस इलेक्ट्रोलाइट पे। अब इलेक्ट्रोलाइट तो क्या सब में सेम ही एसिटिक एसिड है, तो ये तो भी सेम। अब किस पे इम्पैक्ट, किससे फर्क पड़ेगा, अब फर्क पड़ेगा सिर्फ मोलरिटी से। मैंने क्या पूछा है यहाँ पर, क्वेश्चन बस पढ़ लेना, क्या पूछा, मैक्सिमम। ये मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम होनी चाहिए, तो मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम होनी चाहिए, तो मोलरिटी उसके लिए क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। तो इन चारों में कंपेयर कर ले, 1 मोलर, ये 0.1 मोलर, और ये 0.01 मोलर। तो सबसे कम किस में है, तो सबसे कम है हमारे पास, ठीक है, सबसे कम हमारे पास क्या है, सी ऑप्शन में सबसे कम। यहाँ पर कंसंट्रेशन है तीनों में, तो मोलरिटी कम होगी तो ऑब्वियसली बात है मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आ रही क्या बात समझ में, तो यहाँ से चाहो तो आप लिख सकते, वैसे तो समझ में आ गया होगा, फिर मैं लिख देता हूँ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी। ठीक है, चलिए, तो इसको कॉपी कर ले। तो इस तरीके सिंपल क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अल्टीमेटली आपको फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए, और ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट जो हमने बात करे वो आपको पता होगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच अमंग द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है, फिर से 1 मोलर ऑक्जेलिक एसिड दे रखा है H2C2O4, 0.1 मोलर H2C2O4 और 0.01 मोलर। अब की बार हमसे पूछा है कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब सिर्फ K, मोलर का मतलब लैम्डा एम, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मतलब लैम्डा EQ।
तो ये पिछले में लैम्डा m पूछा था, इस बार क्या पूछा, सिर्फ और सिर्फ हमसे क्या पूछा, k पूछा है। अब k कैसे हम देखें, तो हमने अभी पढ़ा था जो k का वेरिएशन होता है वो कंसंट्रेशन या मैं बोल सकता हूँ डाइल्यूशन पे डिपेंड करेगा, कि जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ता जाता है k की वैल्यू भी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो डाइल्यूशन बढ़ना यानी वॉल्यूम बढ़ने का मतलब मैं उल्टा बोल सकता हूँ कि कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जितना कंसंट्रेशन कम होगा, जितना कंसंट्रेशन कम होगा, ठीक है, उतनी ही उसकी कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और यहां से हमसे पूछा क्या गया है, मैक्सिमम, मैक्सिमम पूछा है, तो मैंने इसका मतलब उल्टा हो गया। तो डाइल्यूशन वॉल्यूम कम होना चाहिए, कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। तो देख ले अब कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा है, सिंपल सी बात। तो कंसंट्रेशन तीनों में कंपेयर करोगे तो 1 मोलर, 0.1 मोलर और 0.01 में से 1 मोलर ये कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट आंसर बता सकता हूँ। और फिर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ रेफरेंस के लिए। इसने पूछा क्या है, के पूछा है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जो है, ठीक है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, कंडक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डाइल्यूशन के, ये हमने देखा था। ठीक है, और डाइल्यूशन का मतलब क्या है, डाइल्यूशन बढ़ने का मतलब वॉल्यूम बढ़ना, और वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन कम होना, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये, मोलरिटी या नॉर्मेलिटी दोनों में डिपेंड करेगी। ठीक है, तो जिसकी कंसंट्रेशन, अब हम डायरेक्ट यहां से रिलेट कर सकते हैं कि जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उसकी कंडक्टिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी बस। ठीक है, चलिए तो वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर ले। चलिए, तो आज के लेक्चर में हमने सिंपल सा थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा सा कवर करा था, और उस पर भी थोड़े बेसिक न्यूमेरिकल जो बन सकते हैं बहुत इजी टाइप के, वो हमने देखे थे। ठीक है, तो वीडियो को एक बार फिर से ध्यान से सुन ले, और हर एक मोलर कंडक्टिविटी बोल रहा है या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोल रहा है या नॉर्मल कंडक्टिविटी बोल रहा है या कंडक्टेंस बोल रहा है, ठीक है, सब जगह एक ही रूल नहीं लगाना, सबका एक्सप्लेनेशन मैंने बताया, तो इनका रिलेशन याद रखिएगा किससे क्या होता है। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू क्लास।